अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सेक्शन ए से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको कहते हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है इन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, तो हम लोग जो काम है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो बेसिक सवालों से स्टार्ट करेंगे। जो पॉसिबली सवाल आ सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान कौन थे। सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी असर अल सनादीद, उसके बारे में एक सवाल आ सकता है। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने अपनी अलीगढ़ मूवमेंट क्यों फाउंड की, इसके बारे में एक सवाल आ सकता है। और इवेंचुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा मार्क्स का सवाल आ सकता है, वो 14 मार्क का सवाल आ सकता है कि भाई वर्दर कोई भी एक काम उठा लेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया वर द रिलीजियस व्यूज ऑफ सर सैयद अहमद खान द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग द कॉज ऑफ मुस्लिम्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये सवाल आता है, एक्सप्लेन योर आंसर। तो मैं ये बेसिकली 14 मार्क की तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन इसी को समझाते हुए आपको बाकी सवालों के आंसर्स भी मिल रहे होंगे। और 14 मार्क का सवाल किस पैटर्न पे करना होता है वो भी आप लोग को बेहतरीन तौर पे समझ आ रहा होगा। बेटा देखो, सबसे पहले तो जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान थे कौन, क्या किया इन्होंने भाई, क्यों हम इतने सालों बाद भी इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इनके अंदर ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से हम आज तक इनके बारे में पढ़ रहे हैं। भाई कुछ ना कुछ तो खास होगा ना, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो हम कभी भी नहीं पढ़ते ऐसे किसी भी शख्स के बारे में। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में बात करते हैं। भाई सर सैयद अहमद खान की बर्थ जो हुई थी 1817 में हुई थी दिल्ली में। ठीक है। इनकी एज थी 18 साल। उस टाइम पे ये 18 साल की एज के अंदर ही जो है वो मतलब कि 1817 में इनकी बर्थ हुई दिल्ली में। और बाय द एज ऑफ 18 ही बिकेम स्किल्ड इन अरेबिक, मैथ्स, पर्शियन, मेडिसिन। 18 साल की उम्र में क्या कुछ सीख गए भाई। इन्होंने कई किताबें लिखी जैसे कि असर सनादीद, जिसमें इनको बड़ा ब्रिटिश ने भी अप्रिशिएट किया। ब्रिटिश ने इनसे कहा कि हम एशियन सोसाइटी के अंदर ये इसकी किताब लगाना चाहते हैं, तो इन्होंने उसका एक अमेंडेड वर्जन भी दिया इंग्लिश के अंदर। दोबारा से इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने मजीद बेहतरी की। इसमें दिल्ली के हेरिटेज और कल्चर को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। उसके बाद जो हम किताबों का जिक्र करेंगे, लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया या तबीनुल कलाम जैसी किताबों का जिक्र करेंगे। ठीक है जी। हमें मालूम है कि सर सैयद अहमद खान की जो मूवमेंट थी उसको हम अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं, जिसमें इन्होंने मुसलमानों की बेहतरी के लिए बहुत काम किया। खासतौर पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब मुसलमानों की पोजीशन बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन में आ गई थी। एंड इवेंचुअली 27 मार्च 1989 में इनकी डेथ हो जाती है। भाई 7 मार्क का सवाल आया भाई, वाई सर सैयद अहमद खान फाउंड हिज अलीगढ़ मूवमेंट। इन्होंने अपनी अलीगढ़ मूवमेंट क्यों फॉर्म की, तो उसके क्या एम्स थे, हम 3 एम्स डिस्कस करें। पहली बात, सर सैयद wanted to improve the social and the economical position of Muslims. Why? Because ब्रिटिश ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सारा ब्लेम मुसलमानों के सर पे डाल दिया था। ब्रिटिश ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि असल में ब्रिटिश रिप्लेस करे थे मुगल्स को। मुगल्स यानी कि मुसलमानों की हुकूमत को रिप्लेस करे थे। तो ब्रिटिश को ऐसा लगा कि जो रिवॉल्ट आया है, जो रिबेलियंस उठे हैं, ये इंडियन रिवॉल्ट नहीं है, रेदर ये ब्रिटिश, रेदर ये मुस्लिम रिवॉल्ट है। ये सारे मुसलमानों ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी है। तभी सर सैयद ने इसके लिए क्या एक्शंस लिए। नंबर ए, he had to convince the ब्रिटिश के सारे मुसलमान आपके दुश्मन नहीं है। एंड he had to convince the Muslims as well कि हमें ब्रिटिश का दुश्मन नहीं बनना, क्योंकि ब्रिटिश आर टू पावरफुल टू बी ओवरथ्रोन ओवरनाइट। हम रातों रात ब्रिटिश को मुल्क से बाहर नहीं निकाल सकते, therefore we should accept them as our leaders and we should try to cooperate with them। तो ये पहला एम था ब्रिटिश सर सैयद के अलीगढ़ मूवमेंट का। दूसरा एम क्या था? he wanted to improve the social and the economical position of Muslims। भाई हुआ क्या कि जब ब्रिटिश से इनके ताल्लुकात खराब हुए, तो ब्रिटिश ने क्या किया, इनको जॉब्स नहीं दी। ब्रिटिश ने इनके एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, उधर से फंडिंग सिस्टम खत्म कर दिया। और ब्रिटिश तो मुसलमानों के दुश्मन थे ही थे, मुसलमान खुद भी अपने दुश्मन थे। मुसलमान भी कहते थे कि हमें नहीं जरूरत वेस्टर्न एजुकेशन की, हम इंग्लिश इंग्लिश साइंस साइंस नहीं सीखना चाहते, ये यहूदी आइडिया से तो नहीं बात। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तभी सर सैयद ने लोगों को समझाया कि देखें, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें वेस्टर्न एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। देयरफॉर ही वांटेड टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन, और इसके लिए भी इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट में इंपॉर्टेंट काम किया। थर्डली, सी रीजन क्या है भाई, सर सैयद वांटेड टू क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम्स, कि अगर हम लोग आगे नहीं बढ़े ना,
तो हिंदूज आगे निकल जाएंगे। वो इस बात को हाईलाइट कर रहे थे बार बार कि 1817 में 711 हिंदूज थे गवर्नमेंट के अंदर। देवर 711 हिंदूज इन द गवर्नमेंट कंपेयर टू ओनली 92 मुस्लिम। तो मुसलमान पीछे रह रहे, हिंदूज आगे बढ़ रहे। सर सैयद इन लोगों को समझाना चाहते थे कि अगर इसी तरीके से मामलात रहे तो हिंदूज ब्रिटिश के साथ कॉपरेट कर करके एक दिन हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे और हमारे लिए एक थ्रेट बन जाएंगे। और इवेंचुअली हिंदूज के खिलाफ काम करते करते सर सैयद ने कन्विंस हो गए कि हमें एक अलग नेशन की जरूरत है। एंड ही प्रोड्यूस्ड हिज टू नेशन थ्योरी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द एम्स एंड द एक्शंस ऑफ सर सैयद अहमद खान, सरसरी तौर पे डिस्कस किया। और ये हमारा 40 जो 7 मार्क का सवाल है, वाई सर सैयद फाउंड हिज अलीगढ़ मूवमेंट, उसका आंसर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं वो 14 मार्क वाले सवाल की तरफ, जिधर वो कोई भी एक एफर्ट उठा के पूछ लेता है कि क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट एफर्ट थी सर सैयद अहमद खान की, वॉज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डेवलपिंग द कॉज ऑफ मुस्लिम्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। उस वाले सवाल का आंसर अब हम करने जा रहे हैं। देखो भाई, बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चे जैसे यहाँ पे रिलीजियस व्यूज पूछे हुए हैं, या इम्प्रूविंग रिलेशनशिप विद ब्रिटिश पूछा हुआ है, या वेस्टर्न एजुकेशन की प्रमोशन के बारे में पूछा हुआ है, हमारे बच्चे पॉइंट्स को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं लेकिन उसकी डेवलपमेंट ही नहीं करते हैं। डेवलपमेंट मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने आंसर को सवाल के अकॉर्डिंग लिखना है, वो काम करते ही नहीं है। जबकि यहाँ पे सवाल के अंदर पूछा हुआ ये नहीं है कि सर सैयद ने क्या क्या काम किए, रेदर वो ये पूछ रहे हैं कि सर सैयद के कामों में से सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा था, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कौन सी थी। तो बेटा यहाँ पे आपने सिर्फ सर सैयद के कामों को डिस्क्राइब नहीं करना, रेदर यू हैव टू कमेंट कि उनके काम जो थे वो अहम भी थे कि नहीं थे। समझ नहीं बात भाई, उनके कामों की क्या अहमियत थी, आपने इसके ऊपर भी हाईलाइट करना है। तो आप देखोगे मेरे आंसर के अंदर एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि मैं जो भी काम लिख रहा हूँ उसके साथ दो एरोस निकाल रहा हूँ, ए बी ए बी ए बी। थ्रू आउट द टाइम आप यही देखोगे कि मैं इसी पैटर्न पे आंसर लिखता रहूंगा। ठीक है, और मैं हर काम के ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स लिखूंगा उसकी इंपॉर्टेंस में, बिकॉज दैट मेक द आंसर अ डेवलप्ड एंड अ वेल डेवलप्ड आंसर। जब तक मैं इम्पैक्ट लिख के सवाल से रिलेट नहीं करा, जैसे सवाल में पूछा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कौन सी थी, और मैं इंपॉर्टेंस ही नहीं बताऊंगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिल सकते। तो सबसे पहले मैं सर सैयद की एक एफर्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंप्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स। देखो इसके लिए सर सैयद ने दो काम किए, कन्विंसिंग द ब्रिटिश के मुसलमान आपके दुश्मन नहीं है, एंड कन्विंसिंग द मुस्लिम्स के ब्रिटिश हमारे दुश्मन नहीं है, हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए सर सैयद ने सबसे पहले तो एक बुक लिखी जिसका नाम लिखा लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। किस साल बनाई? 1860 के अंदर सर सैयद ने ये बुक लिखी, यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद। असल में हुआ क्या था कि ब्रिटिश ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सारा इल्जाम मुसलमानों के सर पर डाल दिया था और मुसलमानों के दुश्मन हो गए थे। तो सर सैयद ने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने सारे लॉयल मोहम्मदन्स यानी लॉयल मुसलमानों का जिक्र किया जो कि वॉर के दौरान ब्रिटिश से लॉयल थे। उन्होंने अपनी भी कई एफर्ट्स एक्सप्लेन की कि उन्होंने कितने बच्चों और ब्रिटिश बच्चों और औरतों की जानें बचाई। So it was important because this convinced the British that all Muslims were not disloyal to them during the war. And this convinced British that they were wrong to put the full blame of war of independence on Muslims. लिखना ही इस तरीके से बेटा आप लोगों ने, आपने बार बार इंपॉर्टेंस का लफ्ज लाना है और आपने मल्टीपल पॉइंट्स लिखने हैं इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। सिर्फ ये नहीं कि एक आध लाइन लिख के छोड़ दिया आप लोगों ने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये दिखाता हूं कि इंप्रूविंग रिलेशनशिप वाले पॉइंट को मैंने कैसे लिखा। देखो, इसको ऑब्जर्व करो, हम किस तरीके से बात करें। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कन्विंस द ब्रिटिश दैट नॉट ओनली मुस्लिम शुड बी ब्लेम्ड फॉर द रिवोल्ट। He explained that all the Muslims were not disloyal to them and gave a detailed account on the loyal services that Muslims had given and named various Muslims that had shown loyalty to the British.
समझ बात। तो आपने इनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर जब बात करो तो लफ्ज मेंशन करना है। इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज, दिस वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज, द इम्पोर्टेंस ऑफ इट वाज दैट, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमें आंसर का लिखने का तरीका आता है। ऐसे नहीं कि हम बस जस्ट बाय द वे लकीली हम लोग तरीके से लिख रहे हैं आंसर, नहीं। हम लोग को पता है, हम सिर्फ बुक के रट्टे नहीं मार के आए, हम सर जुएब के लेक्चर लेकर आए, हमें पता है कि आंसर किस पैटर्न पे लिखना होता है। ठीक है जी। अब दूसरा काम, सर सैयद ने एक्सप्लेन किया, एक ऐसे लिखा ऑन द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का मतलब होता है बगावत करना, कॉज का मतलब होता है वजह, सबब। इन्होंने बताया कि क्यों रिवॉल्ट हुई। तो देखो, इन्होंने तीन मेजर कॉजेज को हाईलाइट किया। एक, रिलीजियस इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिश। भाई ब्रिटिश हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी करते हैं। कुछ मामलात आप लोग बता सकते हैं कौन से मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की होगी ब्रिटिश ने? हिंदूज के पर्सपेक्टिव से बात करें, सत्ती का जिक्र कर सकते हैं। मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारी चीजें थी जो कि उनके मजहब के अगेंस्ट थी, लेकिन ब्रिटिश, जैसे ग्रीस कार्ट्रेज का इशू। ठीक है जी। तो ऐसे इश्यूज जो थे, उसमें उसमें ब्रिटिश जब दखल अंदाजी करते थे तो भाई जाहिर सी बात है आपके खिलाफ लोग हथियार उठाएंगे। वो ग्रीस कार्ट्रिज वाला इशू याद है ना, जो कि पिग और फैट के काव से बना हुआ था। ठीक है जी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमें आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस में जगह ही नहीं मिलती, पोजीशन नहीं मिलती। दूसरा, इन्होंने कहा आर्मी की मिसमैनेजमेंट देखें, कितनी मिसमैनेज आर्मी है आपकी, कि आप जेल में, मीरठ की जेल में सोल्जर्स को बंद कर रहे हैं। और अगर वो अफवाह भी सही ग्रीस कार्ट्रिज वाली, तो अफवाह भी क्यों थी, आपकी तरफ से मिसमैनेजमेंट है ना। तो याद रखिएगा, इट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कन्विंस ब्रिटिश दैट दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द वॉर। नाउ ब्रिटिश वुड टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉजिंग द वॉर इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लेमिंग द इंडियंस फॉर दिस रिवॉल्ट। Moreover, now British would realize what actually caused the war, and they would now understand what they should avoid to in order to avoid such a war in the future. भाई क्या चीज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में वॉर को अवॉइड किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंस थी इसकी। इसके अलावा सर सैयद ने एक वर्ड एक्सप्लेन किया, नदारत का। मुसलमानों ने सर सैयद के ब्रिटिश के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, नदारत का। तो ब्रिटिश को बुरा लगा कि शायद हमारे लिए कोई खिलाफ खिलाफ बात की हमारे। सर सैयद ने एक्सप्लेन किया कि जो वर्ड नदारत है, ये वर्ड नासिर से निकला है, और नासिर का मतलब होता है हेल्पर। तो हम तो आपको एक पॉजिटिव इमेज के तौर पे देखते हैं, आप हमें नेगेटिव समझ रहे हैं। दिस it was important because it reflected a positive image of Muslims in the eyes of British, and this helped to improve the relationship between the two communities. देखो, जो भी मैंने पॉइंट लिखा, सिर्फ पॉइंट लिख के छोड़ नहीं दिया, रेदर मैंने उसकी इंपॉर्टेंस पे कमेंट किया और मल्टीपल पॉइंट्स लिखे, क्योंकि एक डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड पॉइंट में क्या फर्क है। एक डेवलप्ड पॉइंट एक पॉइंट देगा इंपॉर्टेंस पे, लेकिन एक वेल डेवलप्ड पॉइंट मल्टीपल पॉइंट्स देगा उसकी इंपॉर्टेंस पे। आई होप आप लोगों को समझ आ रही बात। अब जानते हैं कि ब्रिटिश को कन्विंस तो कर दिया, मुसलमानों को कैसे कन्विंस किया इन्होंने कि भाई ब्रिटिश हमारे दुश्मन नहीं है। देखो, जो मुसलमानों का मसला था वो मोर और लेस रिलीजियस व्यू था। तो हम कन्विंसिंग द मुस्लिम्स वाले पॉइंट्स को रिलीजियस व्यू भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे सवाल के अंदर लिखा हुआ था ना, व्हाट द रिलीजियस व्यूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एफर्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान इन डेवलपिंग द कॉज ऑफ मुस्लिम्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, जो भी था। ठीक है जी। तो बेटा, इन पॉइंट्स को हम रिलीजियस व्यूज भी कह सकते हैं। यानी कि ये पॉइंट जो है, इंप्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स के भी पॉइंट्स हैं, और ये रिलीजियस व्यूज के भी पॉइंट्स हैं। तो आप जिधर चाहो, जैसे चाहो, वैसे ना पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। देखो, सर सैयद इस बात को समझ गए थे कि जो मुसलमान है वो ब्रिटिश से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है, और हम क्रिश्चियंस के साथ कॉपरेट नहीं करना चाहते। तो सर सैयद ने एक किताब लिखी जिसका नाम था तबय्युनुल कलाम। इन तबय्युनुल कलाम ही पॉइंटेड आउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। इन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के दरमियान सिमिलैरिटीज कंपेयर की। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि हम अहले किताब की खवातीन से शादी कर सकते हैं, उनके साथ खाना जायज़ है, उनके साथ ताल्लुकात कायम करना, उठना बैठना सब जायज़ है हमारे लिए। प्रेफर्ड नहीं है, लेकिन जायज़ तो है ना। तो सर सैयद ने जो सिमिलैरिटीज थी बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, उनको हाईलाइट किया। देखो, इवन दो
द वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। वो जराए नहीं थे सर सैयद के पास, वो वसाइल नहीं थे कि वो वर्क को कंप्लीट कर पाए, बुक को पब्लिश कर पाए। बट इट वॉज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग्स बोथ कम्युनिटीज हेल्ड टुवर्ड्स ईच अदर। देखो इसके अलावा सर सैयद एक बार इंग्लैंड गए और वहां पे इन्होंने एक बुक पढ़ी ऑन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें कई गलतियां थी। तो सर सैयद वाज पर्टिकुलरली ऑफेंड हो गए बहुत ज्यादा कि यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनको कोई इल्म ही नहीं और ये किताबें लिख रहे हैं। तो सर सैयद इस बात को समझे कि दोनों एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि किताबों के अंदर गलतियां, उनको पता ही नहीं है कि मुसलमानों क्या है, इस्लाम क्या है, और क्योंकि वो गलत किताबें छापते हैं तो फिर मुसलमानों से नफरत करते हैं। तभी सर सैयद ने एक करेक्शन बुक लिखी ऑन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, which was important because it helped to remove the confusions both communities held towards each other, and this helped to at least reduce, if not remove, at least reduce the feelings of hostilities both communities held towards each other. देखो इन पॉइंट्स को आप रिलीजियस व्यूज के तौर पे भी यूज कर सकते हो, और इंप्रूविंग रिलेशनशिप विद ब्रिटिश में कन्विंसिंग द मुस्लिम्स की हेडिंग में भी यूज कर सकते हो, जैसा आपको बेहतर लगे। उसके अलावा बेटा, अब सर सैयद ने कहा कि क्योंकि मैं मुसलमानों की सोशल और इकोनॉमिकल पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो आई शुड प्रमोट द आइडिया ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि इसके बगैर तो ना जॉब्स मिलेगी, ना हम लोग कोई तरक्की कर सकते हैं। यार मुसलमान वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ क्यों थे? मसला था एक बिलीफ का। बिलीफ क्या था? मुसलमान कह रहे हैं कि जो साइंस है और ये जो टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, अगर हम इसको जानेंगे तो हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। क्यों कमजोर हो जाएगा? क्योंकि ये तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर बेस करते हैं। सर सैयद ने एक्सप्लेन किया कि क्रिश्चियनिटी हैज नथिंग टू डू विद साइंस। इनफैक्ट अगर आप साइंस को समझेंगे तो दिस वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फुल मेजेस्टी एंड ग्लोरी एंड पावर ऑफ अल्लाह। देखो कितनी सारी कुरान की बातें हैं जो साइंस आज प्रूव करती है। तो जितना हम साइंस को समझते हैं उतना ज्यादा कुरान समझ आता है, और हमें हमारा ईमान मजबूत होता है, उल्टा कमजोर थोड़ी होता। तो सर सैयद ने ये बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। देखो इस बिलीफ वाले पॉइंट को भी हम वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर लिख सकते हैं, और क्योंकि ये मजहबी बात है तो ये रिलीजियस व्यू भी है, तो हम चाहे तो इसको उठा के रिलीजियस व्यू के हेडिंग में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जब मुसलमानों को कन्विंस करना था तो सर सैयद ने एक जर्नल बनाया जिसका नाम लिखा तहजीबुल इखलाक। तहजीबुल इखलाक में इन्होंने व्यूज कलेक्ट किए ऑल द एजुकेटेड मुस्लिम्स एट दैट टाइम, जो मशहूर थे, मारूफ मुसलमान थे, पढ़े लिखे थे। इवन दो उस टाइम के आलिमों ने इस जर्नल को बहुत अटैक किया, क्रिटिसाइज किया, बट स्टिल इट ब्रॉट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द मुस्लिम्स टुवर्ड्स रिसीविंग वेस्टर्न एजुकेशन। लोग चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन को हासिल करें, बट द प्रॉब्लम वाज दैट मुसलमानों को किताबें समझ नहीं आती, क्योंकि या तो वो अरबी में लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है। तो सर सैयद ने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गाजीपुर में, जिसमें इन्होंने किताबों को ट्रांसलेट किया उर्दू के अंदर। तो देखो इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेड इट इजियर टू अंडरस्टैंड द बुक्स, एंड नॉट ओनली मुस्लिम्स बट हिंदूज एंड सिख्स ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द बुक्स दैट वर बीइंग रेड इन उर्दू। तो देखो इससे क्या हुआ, उर्दू की अहमियत में इजाफा हुआ, एंड उर्दू वाज कंसीडर्ड द लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम्स ओवर 300 ईयर्स। तो हमें मालूम है कि जब उर्दू की लैंग्वेज में इंपॉर्टेंस में इजाफा हुआ, उर्दू लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस में इजाफा मतलब मुसलमान कम्युनिटी की अहमियत में इजाफा हुआ। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी दैट वाज मेड बाय सर सैयद अहमद खान इन गाजीपुर। ठीक है जी। अब तीसरा काम, सर सैयद ने एक स्कूल बनाया जिसका नाम रखा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। बाद में it turned into a college that was known as Mohammedan Anglo-Oriental College. Then it turned into a university level after the death of Sir Syed Ahmed Khan, which was known as the Aligarh University. बेटा इस यूनिवर्सिटी के अंदर सारे मजाहिब और सारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी। तो इट बिकेम अ सिंबल ऑफ यूनिटी कि भाई हम कोई एक मजहब या एक लैंग्वेज को इम्पोज नहीं करे पूरे इंडिया पे, ब्रदर हम सारे मजाहिब और सारी लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं। एंड the Aligarh University produced future leaders of Pakistan like Liaquat Ali Khan, who became the first Prime Minister of Pakistan, and Ayub Khan, who became the second President of Pakistan. ठीक है जी। तो ये फ्यूचर लीडर्स भी यहाँ से आए। ठीक है। अब हम लोग बात करें पॉलिटिकल एफर्ट्स ऑफ सर सैयद की। इनिशियली सर सैयद तो चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ काम करें, लेकिन इवेंचुअली ही वाज कन्विंस के
जो हिंदूज हैं उनका सेपरेट कल्चर, सेपरेट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट इंटरेस्ट है, तभी मुस्लिम शुड हैव सेपरेट होमलैंड एज वेल। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल 1885 में एक पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेम सजेस्ट कि इसमें सारे इंडियंस होंगे, बट इट बिकेम अ प्रीडोमिनेटली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ हिंदूज ओनली। सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करी थी। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस ने जब देखा कि मुसलमानों को इंग्लिश नहीं आती, तो इन्होंने डिमांड रख दी कि जो गवर्नमेंटल पोजीशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, इनमें अपॉइंटमेंट के लिए एग्जाम्स होने चाहिए इंग्लिश में। सर सैयद ने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता जब तक बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन। दूसरी, कांग्रेस की डिमांड थी कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाना चाहिए, यानी वन मैन वन वोट वाला सिस्टम। सर सैयद ने कहा नहीं, ये काम नहीं कर सकता क्योंकि हिंदूज हमारे मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है। तभी सर सैयद सजेस्टेड एन ऑल्टरनेट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट? कि भाई मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस में मुसलमान बंदा इलेक्शन में खड़ा होगा और सिर्फ मुसलमान वोट देगा, जबकि हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस में सिर्फ हिंदू का बंदा इलेक्शन में खड़ा होगा और सिर्फ हिंदू वोट देगा। सर सैयद ने कहा ये स्कीम फेयर है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम सुनने में तो बहुत फेयर लगता है, लेकिन क्योंकि आबादी में बहुत डिफरेंस है तो ये काम नहीं कर सकता इंडिया में। एंड लास्टली, द हिंदी उर्दू controversy simply convinced Sir Syed Ahmad Khan that Hindus have different culture, different language, different interest, and therefore they should have a separate homeland as well. What was Hindi Urdu controversy? भाई होता ये है कि Hindus started demanding कि Urdu should be replaced by Hindi as the official language of India, because Urdu is similar to Arabic and Arabic is the language of Muslims. Therefore, it should not be imposed on whole of the India. सर सैयद वाज शॉक टू सी कि जो लोग साइंटिफिक सोसाइटी में आके हिंदू उर्दू की किताबें पढ़ते हैं वो भी कह रहे हैं कि उर्दू को हटा के हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। दिस सिंपली कन्विंस सर सैयद अहमद खान दैट Hindus and Muslims are different people. Therefore, he produced his two nation theory, and it was important because he became the first one to advocate the partition of India. And हमें मालूम है कि जब पाकिस्तान मूवमेंट चली 1930s 40s में, तो टू नेशन थ्योरी बिकेम द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान मूवमेंट। तो सर सैयद की टू नेशन थ्योरी को वहां पे खत्म नहीं कर दिया गया, ब्रदर आगे भी चलते रहे और इन्हीं के आइडियाज पे फिर अल्लामा इकबाल और चौधरी अहमद अली ने काम किया, एंड दिस रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो आई होप आप लोग ये बात समझ आ गई है। अब सवाल ये है कि सर इसमें कंक्लूजन में हम किसको सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं? भाई आपको मालूम है कि कंक्लूजन लिखने का तरीकेकार क्या है, कि देयर शुड बी एटलीस्ट 3 डेवलप पॉइंट्स एंड देयर शुड बी अ कंक्लूजन इन द लॉन्ग रन एस्पेक्ट। तो भाई 1 2 3 पॉइंट्स मुझे 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 एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में समझ आ रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन की प्रमोशन के बारे में 3 पॉइंट्स डेवलप पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो मैं इसको कंक्लूजन में सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन सर फिर वो कंक्लूजन के लिए क्या पॉइंट लिखेंगे जो कि लॉन्ग रन एस्पेक्ट में होना चाहिए? तो उसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ कि सर सैयद के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द पाकिस्तान मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ने मिलके फिर वो पार्टी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के लिए काम किया। तो सर सैयद के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स ने पाकिस्तान मूवमेंट को बहुत कंट्रीब्यूट किया, मुस्लिम लीग की बहुत मदद की। तभी मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग रन में देखा जाए तो पाकिस्तान मूवमेंट कब हुई? 47 में पाकिस्तान हासिल हुआ, और 19 सॉरी 1898 के अंदर इनकी डेथ हो चुकी थी। तो देखो कितने टाइम बाद की बात कर रहा हूँ, दैट इज अ लॉन्ग रन एस्पेक्ट। तो मैं कहूँगा सर सैयद के काम यहाँ पे खत्म नहीं हो गया था, पाकिस्तान मूवमेंट तक चलता रहा, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा किया, इनके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। तभी आई थिंक इनके एजुकेशनल रिफॉर्म सबसे ज्यादा, या प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप दैट्स क्लियर।